कोई 100-150 साल पहले जब आत्मा, ईश्वर और पुनर्जन्म के संबंध में चर्चा चलती तो उस जमाने के नव बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक काफी उछल कूद मचाते और एक विशेषज्ञ की तरह इस विषय की निरर्थकता सिद्ध करने में अपनी सार्थकता समझते, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल के पाखंडी वामपंथी बुद्धिजीवी किया करते हैं। लेकिन इसकी वजह थी, उस समय नित नई होने वाली वैज्ञानिक खोजें विज्ञान के नए नए आयाम स्थापित कर रही थी। वैज्ञानिक खोजें, उनकी सार्थकता और भविष्य के अनुमान पर चर्चा उस समय आधुनिकता का पर्याय बन गई थी। धर्म, आध्यात्म, परंपरा और मान्यताएं केवल घर की चार दीवारी में कैद होकर पूजा घरों तक ही सीमित हो रही थी। उनकी वैज्ञानिक विवेचना और सार्थकता सिद्ध करने का साहस कुछ विरले लोग ही दिखा पाते थे, और जो ऐसा करने का प्रयास करते उन्हें पढ़े लिखे मूर्ख विद्वानों का नीड़ अपमानित करने का प्रयास करता। लेकिन समय बड़ा ही बेरहम होता है। यह सीधा आगे नहीं बढ़ता, बल्कि गोल घूम जाता है। विज्ञान अब क्रमशः प्रौढ़ होता जा रहा है। 100 वर्ष पूर्व का उत्साह अब ठंडा पड़ रहा है। आत्मा और उसके पुनर्जन्म में अब अधिकांश लोग विश्वास करने लगे हैं। यह माना जाने लगा है कि आत्मा और मरणोत्तर जीवन के बाद भी उसकी सत्ता पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में बनी रहती है। यही सत्ता जब मनुष्य शरीर छोड़कर अंतरिक्ष में भ्रमण करती है तो उसका परिचय कभी कभी प्रेतात्माओं के रूप में मिलता है। स्वर्ग और नर्क आदि की अनुभूतियों के लिए नाना प्रकार की भोग योनियां भी इसी अवधि में होती हैं। इसके बाद फिर पुनर्जन्म का चक्र चल पड़ता है। कहीं कहीं प्रेतों के अनुकूल परिस्थितियां पाकर, यानी दुर्बल मन स्थिति वाले व्यक्तियों के भीतर प्रवेश करके उनकी मूल सत्ता को परे धकेलकर अपना वर्चस्व स्थापित कर बैठने के भी प्रमाण मिलते हैं। अमेरिका के डॉक्टर आसवन ने अपने शोध में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया है जिसका बर्तन बेचने का कारोबार था, जो कि काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन वो अपने घर से टहलने के लिए निकला था, लेकिन अचानक गायब हो गया। उसके घर वालों ने उसे बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका। गायब हुआ कारोबारी वहां से काफी दूर जाकर एक बिल्कुल अनजान सी जगह पर अपनी आजीविका चलाने लगा, लेकिन बिल्कुल नए व्यक्तित्व के साथ। अब यहाँ पर वो एक मैकेनिक था। वह मशीनों की मरम्मत का काम करता था और घूम फिर कर अपनी रोजी रोटी का काम करता था। ऐसा नहीं था कि एक मैकेनिक के तौर पर वह नौसिखिया था, बल्कि एक सिद्धस्त की तरह वह सारे काम को अंजाम देता था, मानो इन्हीं मशीनों के बीच पला बढ़ा हो। इसी प्रकार उसने 2 वर्ष आनंद पूर्वक रोजी रोटी कमाते हुए गुजार दिए। जिस होटल में वो ठहरता, जिस रेस्टोरेंट में वो खाना खाता, उन्हीं के यहाँ उसने ऐसी व्यवस्था जमा ली थी मानो उन स्थानों से वह पुराना परिचित रहा हो। उन दुकानों के नए पुराने सभी कर्मचारियों के नाम और व्यवहार उसे याद थे। इसी प्रकार मरम्मत का काम उसे जहां मिलता वहां भी उसका सब कुछ जाना पहचाना होता। 2 वर्ष इसी तरह बीत गए। इसके बाद एक दिन अचानक उसकी इसी जन्म की पूर्व स्मृति जगी और वह आश्चर्य के साथ अपनी नई स्थिति और पुरानी स्थिति की तुलना करने लगा और स्तब्ध रह गया कि उसका नाम, घर और व्यवसाय सब कुछ कैसे बदल गया और पुरानी स्थिति से इस नई स्थिति में उसे कैसे और किसने डाल दिया। जिस नए व्यक्ति के रूप में वह 2 वर्ष से रह रहा था, वो भी कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक सच्चाई थी। 2 वर्ष बाद मानो गहरी नींद से उठा हो। अब उसे अपने घर की याद आई और वह वापस लौट चला। कुछ दिनों तक उसे अपने दूसरे व्यक्तित्व की स्मृति रही। बाद में वो भी धुंधली होती चली गई और कुछ समय बाद उसे उन दिनों की बातें लगभग पूरी तरह विस्मृत हो गई। अब वह पहले की तरह अपना बर्तन बेचने का कारोबार करने लगा था। शोधकर्ताओं ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया। मामला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का लग रहा था, लेकिन यह घटना थोड़ी अलग थी। काफी शोध के बाद डॉक्टर आसवन इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो न हो यह किसी प्रबल आत्मा का एक सामान्य आत्मा को अपने वश में करके उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेने की घटना थी। जब उसने कब्जा छोड़ा तो मन, मस्तिष्क और इंद्रियां अपनी पुरानी स्मृतियों के साथ काम करने की स्थिति में आ गई। इस घटना को डॉक्टर आसवन ने
अपने अनुमानित निष्कर्ष के साथ कई प्रसिद्ध समाचार पत्रों में छपवाया। ऐसी ही एक दूसरी रहस्यमय घटना रोड्स नगर के निवासी एल्स बर्न की थी। एक दिन वह बैंक से 10,000 का चेक इन कैश कराकर बाहर निकला और अचानक गायब हो गया। घर वाले तलाश करते रहे पर कुछ पता नहीं चल पाया। परिवार को एक आशंका यह भी थी कि कहीं एल्स बर्न लुटेरों के चंगुल में न फंस गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि इससे भी कुछ अजीब हुआ था। गायब होने के बाद वह वहां से सैकड़ों मील दूर एक दूसरे शहर में जा पहुंचा और वहां उसने चीनी यानी शक्कर का व्यापार इतनी कुशलता से किया मानो वह उस व्यापार का कोई माहिर खिलाड़ी रहा हो। चीनी के दूसरे व्यापारी उसके बातचीत और व्यापार के तौर तरीकों से बहुत प्रभावित रहते और वो उसे निष्णात अनुभवी मानने लगे थे। उसका नाम भी अब बदल चुका था। वह उस क्षेत्र का जाना पहचाना नाम एल्फ्रेड जोसेफ ब्राउन बन चुका था। आश्चर्यजनक रूप से उसने 2 महीने में बेहिसाब रुपया पैसा कमाया और उस क्षेत्र में अपनी धाक जमा ली। लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक उसे याद आया कि वो तो रोड्स शहर का रहने वाला एसल बर्न है, तो ये उसके साथ क्या हो रहा है? वह यहाँ कैसे आ गया? और जिस चीनी के व्यवसाय से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना तक नहीं था, वह उसे क्यों करने लग गया? इतनी अपरिचित जगह पर इतनी दूर उसे कौन और कैसे ले गया? इन सब सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह डर गया। उसने तुरंत ही अपनी चीनी का व्यवसाय समेटा और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। इस घटना का भी लगभग वैसा ही निष्कर्ष था और यही अनुमान लगाया गया कि कोई मृत आत्मा किसी जीवित शरीर पर कब्जा करके उससे अपनी रुचि के अनुसार काम करा सकती है। बदलते समय में पूर्वाग्रहों एवं रूढ़िवादिताओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिताएं केवल अज्ञानता का पर्दा डालती हैं। लेकिन खास बात यह है कि यही बात वैज्ञानिकों पर भी लागू होती है।